हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन का चैप्टर स्टडी कर रहे थे और आज के वीडियो में मैं आप लोग को इस चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन इस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन में कितने टाइप की किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है वो हम लोग देखेंगे। तो टोटल 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हेलो एरीन्स हैं वो देते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है बच्चों हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हेलो एल्केन भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हेलो एरीन है वह इतना इजीली जितना कि हेलो एल्केन दे रहे थे SN1 और SN2 रिएक्शन बहुत ही अच्छे से हो रहा था उसमें, उतना इजीली ये नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं, ये इसके रीजंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसका वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो इसमें इजीली हो जाएगा। और जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की इसकी केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी रिएक्शन विद मेटल, कि मेटल के साथ अगर हेलो एरीन रिएक्ट कर रहा है तो किस तरह का कंपाउंड वो फॉर्म कर रहा है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन में सबसे पहली जो रिएक्शन है बच्चों वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप पहले नोट भी कर रहे हो तो आप नोट भी कर लो कि 3 टाइप की है, कौन कौन सी है। तो फिर है हम लोग की नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड जो लास्ट है वो है अपना रिएक्शन विद मेटल। ओके, तो ये 3 पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करने हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन में। इसमें सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने अभी बताया कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन में अगर हम देखते हैं कि कौन बहुत ही जल्दी बहुत इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो वो है हेलो एल्केन। ऐसा क्यों है कि ये इनर्ट होते हैं, हेलो एरीन जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, या अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में ही ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। तो इसके मेनली बच्चों 3 रीजंस हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग को उसके रीज़न बता देती हूँ कि क्या क्या रीज़न है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे हेलो एरीन्स होते हैं उनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है वो स्लो होता है। तो उसका सबसे पहला जो रीज़न है ना बच्चों वो है ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर अगर हम हेलो एरीन की बात करें तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, चलो क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ बच्चों। ये है अपना एक हेलो एरीन और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रेजोनेंस हो सकता है। वैसे भी एक बेंजीन में भी रेजोनेंस होता है कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो यहाँ आ जाएगा। तो अभी ये वाले जो हमारे पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा और कुछ इस तरह से हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब रेजोनेंस में ऐसा क्या हो रहा है तो वो अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। पहले आप लोग मेरे साथ साथ क्योंकि नोट भी बना रहे हैं तो ज़रा सा इसको बनाते जाइए। इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ रख लेती हूँ, ये वाले यहाँ आ गए हैं, ये वैसे ही रहेगा। अब इस बार क्या होगा कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर आएंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो अभी ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से होगा बच्चों। ये तो बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा। ये वाला यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। ये हमारा बन गया थर्ड स्ट्रक्चर। अब क्या होगा बच्चों, तो ये वाला लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल जाएगा। ये ऐसे ही रहने दीजिए इसको। ये वाला यहाँ आ चुका है। तो सबसे पहले तो मैं ये वाले जो पहला वाला बॉन्ड है उसको तो वैसे ही बनाना है। ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं ये दोनों कार्बन के बीच में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये यहाँ पर आ जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा बच्चों, तो नेक्स्ट जो होगा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये वापस से इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ये बनेगा हम लोगों का। ये तो पहले का ही है, ये भी पहले का है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गए और क्योंकि ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, ये वापस से इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया। तो इस तरह से टोटल बच्चों हम लोगों को 1 2 3 4 एंड 5 स्ट्रक्चर मिले हैं। और एक मैं और इसका बना देती हूँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि आप लोगों ने जीओसी में पढ़ा ही होगा। तो क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं तो हम पूरा एक इस तरह से डॉटेड सर्कल बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आया था पाई बॉन्ड, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। इसके बाद यहाँ देखो कि यहाँ पर ही आया था हमारा ऑर्थो पोजीशन पे। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा सभी को पता है ना कि 1-2 पोजीशन क्या होती है ऑर्थो, 1-3 क्या होती है बच्चों मेटा, एंड 1-4 पोजीशन क्या होती है पैरा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आया था हमारा पाई बॉन्ड, तो उसको भी मैं डॉट से दिखा रही हूँ। अब इसके बाद पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर 1-2 पोजीशन है, एंड पार्शियली नेगेटिव कहाँ आ रहा है, मेटा पे नहीं आता है, कहाँ आ रहा है बच्चों, पैरा पोजीशन पे, एंड अगेन 1-2 पोजीशन है तो फिर से ये यहाँ आ रहा है। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बच्चों इतने सारे हम लोगों को मिल चुके हैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है ऐसा कि ये इस रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा है। उसको समझो कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है, 3 है और 4 है, उसको ज़रा सा देखना आप कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो डबली बॉन्डेड दिख रहा है। बाकी तो फर्स्ट में और 5th में तो सिंगल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये जो 3 स्ट्रक्चर हमको मिल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हो रही है ना, रूम टेम्परेचर में ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो 3 स्ट्रक्चर हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड डबली बॉन्डेड है। और हमको अच्छी तरह से पता है कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कोई भी बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी ही जल्दी न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, यही होता है ना। तो यहाँ पर हमको ये भी पता है बच्चों कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि बॉन्ड जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच का अट्रैक्शन है, यहाँ पर क्या हो गया देखो, इंक्रीज कर गया 4 इलेक्ट्रॉनों के बीच, और यहाँ पर क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉनों के बीच का फोर्स ऑफ सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है, यहाँ फिर यहाँ। तो मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड को ब्रेक करने में, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होगी, एंड देन डबल और उसके बाद सिंगल। तो मैं यहाँ पर बोल रही थी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि वो बहुत ही इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं देते हैं, ये इनर्ट रहते हैं, कुछ ड्रास्टिक कंडीशन पे ही देते हैं। तो उसका रीज़न यहाँ पर आ रहा है कि जो हेलो एल्केन में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है बच्चों, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड। लेकिन जो हेलो एरीन है उसमें कैसे है, डबली बॉन्डेड आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, फटाक से ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आउट, और इसकी जगह पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में होता क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक न्यूक्लियोफाइल जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ऑल हेलोजन्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल को जाना होता है और उसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है, यही तो होता है। तो एक्चुअली में हेलो एल्केन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, बहुत ही इजीली हेलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर चला जाता है और उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, शॉर्ट हो गया वो, और शॉर्ट हो गया तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हाई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा हेलोजन है वो हैलाइड फॉर्म में नहीं निकल पा रहा,
गेटिंग माई पॉइंट। तो जब तक ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा नहीं तब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा ही नहीं। तो ये रीज़न है सबसे फर्स्ट रीजन, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया होगा आप लोग को, ड्यू टू क्या मिल रहे हैं हम लोग को, जो स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4 है उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड में हम क्या देख रहे हैं, डबली बॉन्डेड है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ कर गई है, और डिक्रीज़ कर गई है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज़ कर गई है, और इसलिए जो हेलोजन है वो हैलाइड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहा है अनदर न्यूक्लियोफाइल से। तो ये फर्स्ट रीज़न है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन में कम होने का या ना होने का, ठीक है। लेकिन होता है कैसे, ड्रास्टिक कंडीशन, वो मैं बताऊंगी, पहले आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट जो रीज़न है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन को, कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो बच्चों, ये अगर हम हेलो एरीन की बात करें तो हेलो एरीन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड किस तरह का होगा, और अगर हम बात करें हेलो अल्केन की तो उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि कार्बन हमारा डबली बॉन्डेड है, तो ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इसमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब बस ऐसे होते ही समझ में आ जाएगा हम लोगों को सारी चीज़ें। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत ही फॉर्मली होल्ड करके रखेगा इन कंपैरिजन टू sp3। तो सीधी सी बात है कि भाई जब वो होल्ड करके रखेगा तो जो हैलोजन है वो हैलाइड फॉर्म में बाहर निकल ही नहीं पाएगा। यहाँ पर भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो ये बॉन्ड को ब्रेक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई उसकी, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, वो उसकी इंक्रीज कर गई इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन। तो यहाँ पर जो हैलाइड है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके, जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके हैलाइड फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ हेलो अल्केन में ईजी है इन कंपैरिजन टू हेलो अरीन। क्लियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की पावर क्या होगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ sp3 है, यहाँ sp2, तो यहाँ पर ज़्यादा है ना। जैसे sp है तो sp में तो और ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा रीजन, आप इसको भी लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट थर्ड बताती हूँ। तो नेक्स्ट जो है बच्चों हम लोग का वो है पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो नेक्स्ट है सी, पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो फिर से वही बात आ रही है कि हेलो अरीन में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो लेस पोलर होगा इन कंपैरिजन टू हेलो अल्केन, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही बात आएगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ sp3 है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा होगी। अभी मैंने जस्ट बताया कि sp2 में इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की पावर ज़्यादा होती है ना, टाइटली हेल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पर जो पोलैरिटी होगी इन कंपैरिजन टू दिस वो कम होगी, और कम होगी तो बॉन्ड का ब्रेक होना भी क्या होगा, मुश्किल। तो जितना ज़्यादा पोलैरिटी कम होती है बच्चों उतना ही हैलोजन को बाहर निकलने में या यहाँ से सब्स्टिट्यूट होने में प्रॉब्लम होगी। तो ये तीन मेन रीज़न थे बच्चों जिसकी वजह से जो हेलोरीन होते हैं वो बहुत ही इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। हाँ, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में ये दे सकते हैं। तो कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अब हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन और पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड, ये 3 पॉइंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि हेलो एरीन में हेलो एल्केन के कंपैरिजन में क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं हो पाती है। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे रिएक्शन बताती हूँ। तो बच्चों
सबसे फर्स्ट मेथड जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है वो है डाउस प्रोसेस, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं फिनॉल का। और डाउस प्रोसेस जो होती है वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर प्रोसेस है फिनॉल को प्रिपेयर करने की। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है ये, तो लिख लीजिए इसमें, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय डाउस प्रोसेस, इसको डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, तो ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर मेथड है। फिनॉल को हम इंडस्ट्रियली इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर हमको लार्ज स्केल में फिनॉल की प्रिपरेशन करनी है तो डाउस प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो क्या होती है डाउस प्रोसेस और क्यों इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे बच्चों हेलोअरीन। तो हेलोअरीन कैसे प्रिपेयर होता है ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, बेंजीन के थ्रू हम हेलोजनेशन करा देंगे, बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ क्लोरोबेंजीन और उसकी रिएक्शन बच्चों 2 मोल एक्वस NaOH के साथ हम कराते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में होती है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर वगैरह काफ़ी हाई रखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम टेम्परेचर लेंगे वो 623 केल्विन होगा बच्चों, और प्रेशर भी बहुत हाई लेना है हमको। तो प्रेशर होगा हमारा 300 ATM। तो ये टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो हमारा ये बेस है वो क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है सोडियम फिनॉक्साइड की। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। और बस अब हम 1 स्टेप ही दूर है कि हमको फिनॉल मिल जाएगा। क्या करना है, हमको इसका एसिडिफिकेशन करा देना है। तो हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर HCl ले रही हूँ, या फिर इस तरह से भी हम एसिड का H+ और वाटर, मतलब वाटर को भी एसिडिफाइड करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो होता क्या है बच्चों, तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। ये बॉन्ड ब्रेक यहाँ पर मेटल ऑक्सीजन का NaCl के साथ NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा। बचा क्या है यहाँ पर H+, तो ये H+ यहाँ आ जाएगा और जो हमारा फिनॉल है वो अब बन चुका है। तो ये है डाउस प्रोसेस। बहुत ही इजीली हम लोगों ने बना लिया क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड और फिर उसका एसिडिफिकेशन करा दिया, तो हम लोगों को मिल गया है फिनॉल। तो भाई यहाँ से यहाँ तो आपको समझ में आ गया, बट यहाँ पर क्या हुआ है, तो भाई यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि जिनको बोर्ड फेस करना है तो उनको तो मैकेनिज्म पढ़नी नहीं है, लेकिन हाँ जिनको नीट और जेई देना है तो उनको तो मैकेनिज्म पढ़नी है। तो मैकेनिज्म तो मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ना चाहते उसके लिए मैं ट्रिकली बताती हूँ कि कैसे आप याद रखो कि ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैंने 2 मोल्स ऑफ NaOH लिए। तो आपको करना क्या है कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे NaOH के 2 मोल कुछ इस तरह से क्लीव करेंगे। जो फर्स्ट वाला है वो कुछ इस तरह से Na पॉजिटिव और नेगेटिव, जो दूसरा वाला है वो NaO नेगेटिव, मतलब इसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर आप देखो कि जो हमारा ये Cl है, CCl बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो हमारा Cl है इस Na के साथ क्या बना लेगा, NaCl बना के निकल गया। अब होगा क्या कि जब ये निकल गया तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेके गया तो यहाँ पर तो पॉजिटिव आ गया, तो ये निकल चुका है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला NaOH है उसका अब रोल प्ले है। ठीक है, NaO मतलब जो ये ONa है वो यहाँ पर इसकी पोजीशन लेगा। देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो भाई ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो बच्चों बचा क्या है, OH नेगेटिव एंड H+। तो ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। आ गया समझ में? फिर से एक बार देखो, बार बार पॉज करके देखना। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NaOH
अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में कुछ इस तरह से ब्रेक होंगे, Na पॉजिटिव एंड OH, यहाँ पे CCl होता ही है, ब्रेक होना ही है इसको, नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ NaCl फॉर्म करके निकल लिया, ये तो निकल लिया है ना। अभी बचा यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये ONA उसकी पोजीशन ले लेगा, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब बचे क्या, तो बचे अपने H+ और OH, तो वो बना लिए वाटर, तो ये बन गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड को हमको क्या करना है बच्चों, एसिडिफाइड करना है। तो एसिडिफाइड करने के लिए आप ले लो यहाँ पर थोड़ा सा वाटर और उसमें डाल दो कुछ एसिड। अगर ये नहीं करना है तो आप इसको याद रखो, HCl लिया अपन ने, HCl का बॉन्ड, क्योंकि एसिड है तो प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन चला जाएगा यहाँ इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन और सोडियम मेटल और नॉन मेटल है, तो यहाँ तो हाईली पोलराइज्ड बॉन्ड है, ये इजीली ब्रेक होगा। सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl फॉर्म किया और ये H+ इसके साथ ऑक्सीजन के साथ गया और बन गया फिनॉल। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है वो मैं मैकेनिज्म में बताऊंगी, ओके। तो पहले आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब हम लोग डाउस प्रोसेस की देखने वाले हैं मैकेनिज्म, और बहुत गर्मी है, हालत ख़राब है। चलो मैकेनिज्म से भी हालत ख़राब ही होनी है, स्पेशल मैकेनिज्म डाउस प्रोसेस की, कि किस तरह से हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन से बना लिया है फिनॉल। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन थोड़ा बड़ा है तो मैं यहीं से ही लिखती हूँ। तो आ गया है हमारा क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन में हमको पता है कि यहाँ पर सभी जगह कार्बन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन है, 2 मोल NaOH लिए थे अपन ने, है ना। तो जो फर्स्ट वाला NaOH है वो आया यहाँ पर और इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH किस फॉर्म में, नेगेटिव। ये यहाँ पर बोलेगा कि भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दो और प्रोटॉन के फॉर्म में मेरे पास आ जाओ। तो ये यहाँ पे प्रोटॉन के फॉर्म में आएगा, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, वाटर, ये हुआ, ओके। तो अच्छे समझना, थोड़ी सी टेढ़ी खीर है बच्चों। तो ये आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपना Cl ये है। अब क्या होगा, अभी Na+ अपने पास बचा हुआ है ना। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो यहाँ पर आएगा और वो यहाँ पर आएगा तो भैया वो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर ये चल जाएगा, ये चला गया, ठीक है। तो ये गया है नेगेटिव के फॉर्म में, तो भाई अपने पास एक Na+ बचा हुआ था ना, तो ये आ गया Na+ के साथ, तो ये हो गया हमारा NaCl। अब यहाँ बनेगा एक इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट क्या है, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करके लिखूँ, होगा नहीं अपना, है ना, वैसे भी नहीं होगा। चलो देखो क्या हुआ, ये Cl तो निकल लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ आ रहे हैं। अच्छा मैं बॉन्डिंग को ना थोड़ा ऐसे कर दूँ, ठीक, ताकि इजी रहेगा समझना, ये क्योंकि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ डेंसिटी। ये तो होगा क्या कि ये वाला जब यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो ये फॉर्म करेगा अपना बेंजाइन। क्या फॉर्म करेगा, बेंजाइन। ये है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये बन गया अपना, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड में तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ नीट और जेईई में पूछता है। बेंजाइन फॉर्म होता है किसमें, डाउस प्रोसेस में। और ये क्या है, तो ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बहुत ही थोड़े समय के लिए ये बनेगा। अभी क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अपना पॉजिटिव। अब आएगी एंट्री किसकी होगी बच्चों, दूसरे वाले NaOH की। अब दूसरा वाला जो NaOH है वो भी ब्रेक होगा, किस फॉर्म में, OH नेगेटिव के। तो ये चला जाएगा इसके पास। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ देखो ये अपना फिर से यहाँ पे नेगेटिव और ये आ गया OH। अब यहाँ पर होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ का बॉन्ड पोलराइज होके ये यहाँ पर आके इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं
प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया। अब इस चीज़ को मैं ना यहाँ बनाऊँ, यहाँ से बैक नहीं चलती, ये वाला यहाँ पे ला रही हूँ मैं, ठीक है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद देखो बच्चों क्या बना, ये अपना, ये बेंजीन इतना अजीब बन रहा है, ये तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया अपना, यहाँ पर आ गया अपना वापस से हाइड्रोजन। तो यहाँ हम दिखा भी सकते, नहीं भी दिखा सकते, पता है कि H यहाँ पर लगा ही रहता है, ठीक है। तो वापस से वो नेगेटिव चार्ज गया, H+ यहाँ आ गया। अब भाई OH का तो काम यहाँ पर हो गया था, ये Na+ बच गया था, है ना। तो ये जो अभी Na+ है वो चला जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, ये बन गया अपना सोडियम फिनॉक्साइड, हो गया सॉल्व, ये बन गया अपना सोडियम फिनॉक्साइड। अब तो बस हम लोग एक स्टेप दूर है, अब क्या करना है, एसिडिफिकेशन कर देना, और तो कुछ नहीं करना है। जो NCERT बता रही है वो बता रही है A, B और लास्ट प्रोडक्ट, बाकी के बीच के गायब थे, है ना, वो मैकेनिज्म में मैंने बता दिया। तो बहुत इजी है, बहुत टेढ़ी खीर भी है और बहुत इजी भी है यहाँ से यहाँ तक का पहुँचना। तो अब बस मैं यहाँ पर इसको एसिडिफाई कर रही हूँ, क्या होगा बच्चों, ONA का बॉन्ड ब्रेक, पॉजिटिव नेगेटिव Na इस Cl के साथ NaCl के फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया, और ये जो H था वो यहाँ आ गया और बन गया फिनॉल। तो ये थी मैकेनिज्म डाउस प्रोसेस के, ओके। तो कुछ हार्ड तो नहीं लगा, बोल रहे होगे मैम इतना तो हार्ड है ना, क्या हार्ड नहीं लगा। तो चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन। क्या होगा, NaOH की प्रेजेंस में ये जो हमारा हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन देके प्रोटॉन फॉर्म करेगा, और प्रोटॉन फॉर्म करेगा तो हमारा बेस जो है वो क्या देता है, OH नेगेटिव, इसके साथ वाटर फॉर्म किया, ठीक है। फटाफट से देखो, ये वाटर फॉर्म कर लिया, अभी भाई Na+ बाकी है ना। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बना, क्योंकि अपना ये इलेक्ट्रॉन दे के गया था तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे, उसी का फायदा ये उठाएगा, ये तुरंत ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर जाएगा तो किससे डायरेक्ट होगा, Na+ है, उससे इसकी मुलाकात हो जाएगी, फॉर्म कर लेगा NaCl। अब क्या होगा कि भाई इसने यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया था उससे हमको मिला बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब क्योंकि ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके भागा था तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, उसका फायदा उठाएगा। दूसरा वाला जो NaOH का OH नेगेटिव है वो वहाँ पर एंट्री ले लेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो फिर से वापस से कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पे देखो लोन पेयर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया OH। अब क्या होगा, अब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखा रहा है तो यहाँ तुरंत ये बॉन्ड OH है तो क्या हो, ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इसको प्रोटॉन में चेंज करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद जो मिल रहा है हम लोग को, ये मिल रहा है फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड में क्या होगा, जो Na+ बचा हुआ था अपना दूसरे वाले NaOH का, वो Na इसके साथ आके यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। अब इसको एसिडिफाइड कर दो, आराम से फिनॉल बन गया, ओके। तो जल्दी से इसको नोट करो। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों हमारी, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन। तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन। तो साइनोबेंजीन बनाना है हम लोग को, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लेंगे सबसे पहले एक हेलो एरीन। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन, क्योंकि साइनो बनाना है तो कुछ साइनो वाला ही कंपाउंड लेना होगा, CuCN के साथ करा दो। अब क्योंकि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ये रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है बच्चों हम लोगों को काफ़ी हाई रखना होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 470 केल्विन ले लेते हैं, ओके। इसके बाद एक कैटलिस्ट भी हमको यूज़ करना है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF,
डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ये कैटलिस्ट और टेम्परेचर कितना होगा 470 केल्विन। तो ये अगर इस तरह की कंडीशन है तो हमारा ये जो CuCN बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक होगा और CBr जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि ये जो होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इसको CN सब्स्टिट्यूट कर देगा, CuBr फॉर्म हो जाएगा और CN यहाँ आ जाएगा, बन गया साइनोबेंजीन। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, ये बन गया हमारा साइनोबेंजीन और साथ में बन गया है CuBr। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं एक लास्ट और बताती हूँ आप लोग को मेथड। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया है कि अगर हम जो हमारी बेंजीन रिंग है उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि सपोज NO2 ग्रुप हो गया या साइनो ग्रुप हो गया या कार्बोक्सिलिक, इस तरह के ग्रुप अगर हम लगा देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो ये क्या करते हैं, तो इट्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नाइट्रो जो है ग्रुप उसको लगाऊंगी और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी रिएक्शन की रेट है वो चेंज होती जाएगी। मतलब जो हम टेम्परेचर वगैरह ले रहे हैं उसमें किस तरह से वो स्लो डाउन होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर हमको हाई टेम्परेचर लेने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लोरोबेंजीन और एक नाइट्रो ग्रुप मैं ले रही हूँ यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, या क्या नेम होगा इसका नेम सोचो कि 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन होगा या ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन होगा। अच्छा, मैं इसको ऑर्थो पे नहीं, पहले ना जो NCERT में दिया ना पैरा पोजीशन पे लगा देती हूँ। ठीक है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, एक बेस के साथ करते हैं। अभी मैंने एक ही ग्रुप लगाया है, NaOH लगाया है और मीडियम थोड़ा सा क्या रखना है, एसिडिक रखना है। दूसरी बात, और जो टेम्परेचर है उसका खासा ख्याल रखना है कि इसमें हमको टेम्परेचर जो लेना है वो 443 केल्विन लेना है। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे जो वो डबल बॉन्ड वाला आ रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर उसको वो अपने टूवर्ड्स क्या करेगा, खींच लेगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज कर गई, Cl जो है वो हैलाइड फॉर्म में इजीली निकल गया और दूसरा जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर इसकी पोजीशन ले लेगा। तो ये बना हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, अब यहाँ पर मैंने अभी एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है। ठीक है, अगर मैं 2 लगा दूँ, सपोज मैं पैरा पे तो लगा ही रही हूँ, अभी मैंने एक ऑर्थो पे भी लगा दिया NaOH, और अभी देखा जा रहा था एक्सपेरिमेंटली ऐसा कि अभी हमको इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाना है। अभी हमारा जो टेम्परेचर है जो हमने 443 लिया है, अब हम इससे थोड़ा सा कम भी ले, सपोज़ हम ले लें यहाँ पे 368 केल्विन टेम्परेचर, तो भी यहाँ पर जो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, मतलब इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये बहुत ही इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। ये बन गया हमारा। तो मतलब जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एंट्री करा रही हूँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, वैसे वैसे जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ही हमारा मतलब कम पर ही हमारा जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जा रहा है ना। तो अभी मैं चलो एक और कर देती हूँ, अभी मुझे छुटका सा बनाना पड़ेगा है ना। चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये एक यहाँ पे लगा देती हूँ, मतलब पैरा, और 2 लगा देती हूँ ग्रुप कहाँ, ऑर्थो पे। अब यहाँ पे क्या देखा मैंने कि सिर्फ मैंने यहाँ पे वार्म वाटर लेना है
वार्म वाटर लेना है और जो हमारा बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया और जो वाटर का OH नेगेटिव है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया, तो यहाँ पे कुछ हमको ये मिल गया बच्चों, दिस इज TNT, ये बन गया अपना TNT। ये TNT ट्राई नाइट्रोफिनॉल एक्सप्लोजिव है ये बना दिया हम लोग, ठीक है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमारा बन चुका है। तो ये हो गए बच्चों हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें, हेलोएरीन में अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। और लास्ट में हमने ये देखा कि अगर हम रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, नाइट्रोसाइनो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो बहुत ही इजीली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मीन्स रेट ऑफ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इंक्रीज कर रही है, उतनी ज़्यादा कंडीशन या स्पेशल कंडीशन हमको नहीं देनी पड़ रही है। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से ये डिक्रीज कर रहा है। तो इसी के साथ हम लोग का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है हेलोएरीन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट पार्ट वो ओवर हो गया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगी, तो तब तक के लिए वेट करिए और इसको पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।